तो स्टैटिक की तैयारी करते हैं के साथ साथ करंट अफेयर्स को जोड़ करके नोट्स भी बनाने चाहिए और आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो एक करंट अफेयर्स का सिलसिला साथ साथ चलता है। तो करंट अफेयर्स में हर 3 साल में सेक्टर बदलते हैं। 3 साल बाद करंट अफेयर्स का नेचर चेंज होता है। 3 साल तक लगभग एक जैसा चलता है। कभी भी कोई आर्टिकल आप देखोगे किसी न्यूज़पेपर में तो उसका रिलेवेंस लगभग 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वाला रिलेवेंस भी होता है। जैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो अब जो भी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स का मैटर है वो 2030 तक, मिनिमम 2030 तक, 2030 तक काम करेगा। क्योंकि अब कोई भी पॉलिसी अगर बन रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर तो वो 2030 को लेकर के है, मिनिमम 2030, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। एनर्जी ट्रांजिशन चल रहा है, अभी हम लोग रिन्यूएबल पे जाएंगे और खास करके जब हम व्हीकल्स की बात करें तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पहुंच रहे हैं, तो ट्रांजिशन फेज है। तो एनर्जी ट्रांजिशन वाला भी लगभग 2030, 2040। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो 5-5 साल, 7-7 साल तक आपको काम करेंगी, मदद करेंगी एग्जाम्स में। तो इसलिए अपना स्टैटिक की तैयारी करते समय में साथ साथ करंट अफेयर्स के जो सेक्टर हैं उनको जोड़ करके देखिएगा। दूसरी चीज, कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो इतनी आसानी से आते नहीं हैं। जैसे कि भारत में असमानता अगर बात करें, दुनिया में भी असमानता और भारत में भी असमानता, इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी इतनी आसानी से नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि 4 साल में सब लोग इक्वल हो जाएंगे, भारत में सबकी इनकम लगभग एक जैसी हो जाएगी, ऐसा 5 साल में हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अगर कोई इक्वालिटी के फील्ड में काम भी करना चाहता है तो उसको 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का टारगेट बना के करना पड़ेगा कि अगले 30 सालों में हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों की इनकम कम है उनको हम ऊपर लेके आएं, और जो बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाएं और उनको थोड़ा मजबूर करें कि वो जो लोग पीछे रह गए हैं उनकी मदद करें। सबका साथ सबका विकास वाला। तो ये चीज भी अगर कोई करना चाहता है तो ये भी 25-30 साल का काम है। तो अगर कोई आर्टिकल जीडीपी को लेकर के है, इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के है, जॉबलेस ग्रोथ को लेकर के है, कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन बड़ी स्पेसिफिक है, बड़ा एक्सक्लूसिव ग्रोथ है, इंक्लूसिव नहीं है। और केवल किनका हो रहा है, जो मार्केट है और जो इकोनॉमी है वो कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव नहीं है। यानी वहां कैपिटल लगती है और जो कैपिटल लगाता है उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई हो जाती है। तो दरअसल पिछले 10 साल में, 20 साल में एलपीजी के बाद जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें अमीर और अमीर हुआ है, क्योंकि जिसने कैपिटल लगाया है उसका कैपिटल और स्ट्रांग हुआ है, उसको और फायदा हुआ है, क्योंकि लेबर कम लगती है उसमें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम होता है। तो अभी जो सर्वे आया है उस सर्वे में उन्होंने बताया कि 90 से लेके 2000 के बीच में जो अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता था या जीडीपी बढ़ती थी तो 1% जीडीपी बढ़ती थी तो कम से कम 20 लाख लोगों को नौकरी मिलती थी। 1% जीडीपी बढ़ती थी तो नौकरी कितने मिलती थी, 20 लाख के लगभग नौकरी मिल जाती थी। 90 से 2000 के बीच में जो बात हुई उसमें लगभग 10,000 नौकरी मिले, तो घटता जा रहा है, 50% रह जाता है, घट जाता है। और अब स्थिति है कि 1% जीडीपी बढ़ भी जाती है तो भी 2 लाख नौकरी तैयार नहीं होती। तो उन्होंने आंकड़ा, आरबीआई ने अपना आंकड़ा निकालना ही बंद कर दिया, डेटा देना ही बंद कर दिया, क्योंकि डेटा देने से पोल पट्टी सामने आती है, तो उसने डेटा ही बंद कर दिया, क्योंकि बहुत कम जॉब मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि आपकी जीडीपी 7% से 8% हो जाएगी, तो उसमें ज्यादा सेलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। तो फिर ग्रोथ तो हो रहा है, तो जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन विकास। विकास कौन सा है, रोजगार नहीं है और बट विकास। तो किसका विकास है, कैपिटल इंटेंसिव। मार्केट कौन सा है, कैपिटल इंटेंसिव मार्केट। इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव है, यानी जिसने कैपिटल लगाया उसका कैपिटल मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ग्रोथ तो दिखेगा, ओवरऑल ग्रोथ महसूस होगा, आपको दिखेगा, भी सही डेटा में भी आएगा, डिजिट्स में मिलेगा। बट जॉब्स जो नहीं है तो युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है।
तो फिर ये तो फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम दुनिया के सबसे ज्यादा युवा लेके बैठे हुए हैं। ऐसे समय में यदि जॉब्स नहीं है तो फिर बोले नहीं देश का विकास हो रहा है ना। आप देखिए कितना % जीडीपी था और कितना % हो गया। नहीं, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन ये तो इसी को तो एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं कि केवल एक का विकास हो रहा है। सबका विकास कहाँ हो रहा है? सबका साथ तो है, लेकिन सबका विकास नहीं हो रहा, गिने चुने लोगों का विकास हो रहा है। तो वो डेटे आप अगर ये सब चीजें ऐसे आर्टिकल अगर आप पढ़ते हो तो ये अगले 10 साल के लिए, कितने समय के लिए है? क्योंकि अगर इसमें कोई सुधार लाने की कोशिश करेगा तो 10 सालों में तो होना नहीं है, एकदम से 10 सालों में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म आर्टिकल कौन से हैं, लॉन्ग टर्म इश्यूज कौन कौन से हैं जो 10 साल 20 साल चलेंगे। उसको यदि आप आज तैयार करते हैं तो 2024 का एग्जाम देना है चाहे 2025 का, उसकी तैयारी आप आज ही कर सकते हो, क्योंकि वही क्वेश्चंस आएंगे वहां पे। ठीक है ना, मैंने कहा ना एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज, जॉबलेस ग्रोथ, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो 10-10, 20-20 साल के टॉपिक हैं। तो सिविल सर्विसेज की एग्जाम चाहे 2032 में हो रही होगी 10 साल बाद, तब भी यही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये चैलेंज उस समय में भी रहेंगे और शायद उस पर काम हो रहा होगा। कुछ बात समझ में आई? फिर इनोवेशन, रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्री 4.0, ये भी बहुत लंबे समय के मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इन सब के लिए आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएस में और हमारे में जो डिफरेंस है वो यही है, रूल ऑफ लॉ। वहां पर रूल ऑफ लॉ है और फ्रीडम है, फ्रीडम एंजॉय करता है, एक्सट्रीम फ्रीडम एंजॉय करता है आदमी। तो अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं कल्चरल लेवल पे हम बहुत ऊपर पहुंचे, तो डेफिनेटली कल्चरल लेवल पे हम बहुत ऊपर जा सकते हैं, आज भी ऊपर हैं हम। सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखना चाहें तो दुनिया की बहुत कम कल्चर ऐसी हैं जो हमको छू पाएंगे, क्योंकि हमारी लिगेसी बहुत पुरानी है, हेरिटेज बहुत पुरानी है। एक तो हम बहुत ही एंशिएंट कंट्री हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी है उनका, हमारे पास किताबें भी हैं, हमारे पास हिस्ट्री है, बहुत रिच हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतना बढ़िया दुनिया में किसी कंट्री का नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। इसलिए जब पॉलिटिक्स होती है तो वो कल्चरल वाला पार्ट पहले लेके आ जाते हैं कि आप ये देखो ना हमारी कल्चर कितने स्ट्रांग है, हम दुनिया के सबसे पुराने कल्चर। डेफिनेटली अब अमेरिका कुल 200 साल पुराना कल्चर है, तो वहां गर्व करने लायक और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ है नहीं उनके पास। उनके अगर आप कोई फेस्टिवल भी देखोगे तो थैंक्स गिविंग डे फेस्टिवल होता है, 1 नवंबर में होता है थैंक्स गिविंग डे। उसमें वो ट्रेडिशन फूड उनके जो होते हैं वो सजा के रख देते हैं, ऐसे वो खाते, उसमें वही मुर्गी और वही सब खाना पीना उनका, या फिर ऐसे ही कुछ तो भी फ्रूट्स होते हैं तो सबको फैला देते हैं, सलाद टाइप काट काट के फैला देते हैं, बोले नेटिव फूड है और ये फेस्टिवल है। वो भी एक आध मिलेंगे, 1-2 साल में 1 या 2 फेस्टिवल है कोई, और वो बड़े लार्ज स्केल पे मनाए जाते हैं, उनकी चर्चा होती है और उसमें प्रेसिडेंट और वो सब, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तो यूएस में रहा हूं, अब वहां पर वैसे देखा जाए तो यूं सुकून जैसा कुछ है नहीं, वहां कुछ भी सुकून जैसा नहीं है। अगर आप वहां स्टडी करने नहीं जा रहे हो, पैसा कमाने नहीं जा रहे हो, और अगर आपका जॉब नहीं है और अगर आप किसी कंपनी में नहीं हो और आप सोच रहे हो कि यूं कुछ एंजॉय करें, तो ऐसा कुछ नहीं है एंजॉय करने जैसा कुछ। न्यूयॉर्क में जरूर आपको एक शहर जैसा लगेगा, बाकी जो शहर है वहां तो वो केवल रहते भर है, मकान जो दिखते हैं उसमें वो केवल आराम करते हैं, बेड लगा हुआ उनका, उसमें सोते हैं और ये खाने पीने का कुछ लाते हैं तो पका कर गर्म करके कुछ खाते हैं। अदरवाइज तो वो काम पे जाते हैं, सुबह उठ करके जल्दी काम पे जाना और 7-8 बजे तक लौट के आना। बस फ्राइडे शाम से उनका एंजॉय जो है शुरू हो जाता है। सैटरडे संडे वो काम नहीं करते, सैटरडे संडे बिल्कुल काम नहीं करते और बाकी दिनों में बिल्कुल एंजॉय नहीं करते, काम ही करते हैं। हमारे यहाँ का इंडियन आदमी जो है बाकी दिनों में भी एंजॉय कर लेता है, ऑफिस में भी और सैटरडे संडे बुलाओ तो काम भी कर लेता है तो उसका कोई कुछ नहीं है। और हर चीज बड़ा हरफन मोला है। हमारे यहाँ के कलेक्टरों को देखो, बड़े बड़े आईएएस को देखो, तो वो 50 तरह के काम डील करते हैं। वहां के आदमी को ऐसा कोई काम पकड़ा दो तो वो उसका जो स्पेशलाइजेशन है उसके अलावा उसको कोई काम दे दो, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कर ही नहीं सकता उसको।
हमारे अगर यहाँ के कलेक्टर और हमारे यहाँ के जो आईएएस ऑफिसर हैं वो जितनी प्रॉब्लम डील करते हैं, अगर ये केस स्टडी अगर वहां किसी को सुनाई जाए तो वो विश्वास ही नहीं करेगा कि एक आदमी इतना डाइवर्स काम कर सकता है कि अभी ये मीटिंग लेके आया था, इस सब्जेक्ट पे बोल रहा था, फिर अब इस सब्जेक्ट पे बोल रहा है। हमारे जैसे आदमी पे विश्वास नहीं करेंगे कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है खड़े होकर के। उनका बड़ा स्पेसिफिक होता है, एमआरएनए मतलब एमआरएनए, राइबोसोम मतलब राइबोसोम, और वो उस सेक्टर में लगे रहते हैं। उन्होंने पीसेस में काट दिया, कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको इतने सारे सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे, तो लगभग 15 पीसेस बना दिए, और तमाम लोग जो है उस पीस पे काम कर रहे होते, एक सेक्टर में काम कर रहे होते, इसलिए वो लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए सॉल्यूशन भी निकल करके आते हैं। और स्पेशलाइजेशन होता है तो इसलिए वो हमसे आगे भी है रिसर्च में और इनोवेशन में, क्योंकि वो डेडिकेटेड होकर के उस पर काम करते हैं, और जिस समय काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ काम ही करते हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ तो लोग पीएचडी करते हैं और रिसर्च भी करते हैं, तो पीएचडी करने के लिए करते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च कैसे होती है, वो डिग्री हासिल करने के लिए रिसर्च करते हैं, वो भी फर्जी होती है, कॉपी पेस्ट वाली। लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो कोई वाकई में भी रिसर्च करता है तो वो डिग्री के लिए करा, पीएचडी करने के लिए थोड़ा बहुत रिसर्च कुछ कर रहा है, वहां पीएचडी बीच में मिलती है, वो रिसर्च करते रहते हैं। पीएचडी मिलने से उनकी रिसर्च बंद नहीं होती, वो अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, इसलिए नोबेल प्राइज मिलता है। इंडियन को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता, या जिनको भी मिला है वो यहां रह करके थोड़ी किया उन्होंने, वो सब यूएस में ही थे, और पूरे लाइफ टाइम कैरियर होता है उनका कि मुझे राइबोसोम पे काम करना है और मैं राइबोसोम के उस लेवल तक, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग तक, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा और मैं कुछ रिजल्ट निकाल के दूंगा सोसाइटी को, और उससे वैक्सीन बनेगी या फिर एमआरएनए वैक्सीन बनेगी। तो जिसने भी किया है तो वो वहां से शुरू हुआ, उसके बीच में उसको कहीं पीएचडी मिल गया, तो पीएचडी मिलने से वो ऐसा नहीं कि मेरा कैरियर सेट हो गया, अब मेरा पीएचडी हो गया, अब मुझे सैलरी मिला करेगी, सैलरी से कोई लेना देना नहीं। कुछ बात समझ में आ रही, चेंज बहुत ही अलग तरह की बात है, तो वो उस डेडिकेशन के साथ जीते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स, और अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो एक, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि आपने किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बात खत्म हो गई, वहां वो उस कॉलेज में, हम अभी इस नई शिक्षा नीति में उन्होंने अलाउ किया है कि आप एक साथ बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, अभी अलाउ किया। अब ये अमेरिका में बहुत पहले से, आपको स्टैनफोर्ड में लगता है तो आप यहाँ अच्छा करोगे, बोस्टन में लगता है अच्छा तो बोस्टन में ये वाला कर लोगे, उसके यहाँ होगा तो वहां वो कर लोगे, ऐसा करके आपका 7-7, 8-8 यूनिवर्सिटी में कुछ न कुछ चल रहा है। कभी आप इसमें जा रहे हो, कभी आप उसमें जा रहे हो, कभी आप उसमें जा रहे हो, बस आप अपने काम को मजबूत करते हो। डिग्री कब मिलेगी, डिग्री कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, उसके बाद जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीजें नहीं होती। और फिर इस दौरान आपको फेलोशिप, स्कॉलरशिप, इतनी ढेरों तरह की, आप में से, हम में से कितने लोग सर्च करते हैं यूएस की फेलोशिप, स्कॉलरशिप? सर्च ही नहीं करते। आप सर्च करो, उसमें पार्टिसिपेट करो, हो सकता है आपको मिल जाए, तो आपका पूरा खर्चा उठाएंगे वो, और आपको डिग्री इस बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और अगर उस काम में आप सेट होना चाहते हो तो वहां यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च चल रही है, जैसे अपने यहाँ भोज में, या क्या नाम है उसका यूनिवर्सिटी का, भोपाल यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, तो उसमें अगर कोई रिसर्च चल रही है तो मार्केट में हमारे यहाँ कोई एक ऐसी दुकान या ऐसा कोई ऑफिस या एमपी नगर में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो उस रिसर्च के पैरेलल उसको साथ में काम दे सके। उसकी रिसर्च उस ऑफिस में काम आएगी या उसकी लेबोरेटरी में काम आएगी, और उस लेबोरेटरी से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो उस रिसर्च का पार्ट होगा, और वो मार्केट में फिर सेल होगा, और उससे उसका खर्चा निकलेगा, उससे यूनिवर्सिटी को भी कमाई होगी और उसको उसकी स्कॉलरशिप भी चलेगी, तो उसको जॉब की जरूरत नहीं है। तो रियल टाइम डेटा, लोगों के काम आने वाली रिसर्च, मार्केट में बिकने वाली रिसर्च, जिसको आप मार्केट में आप सेल कर सकते हैं, वो होती है, और जिससे पैसा कमाया जाता है, जिससे कंपनी पैसा कमाती है, तो वो एक हिस्सा स्टूडेंट्स को भी देती है, तो वो है यूएस पैटर्न। वहां पर स्पेशलाइजेशन है, और स्पेशलाइजेशन का फायदा ये होता है कि वो उसको वो करते हैं, कैश ऑन कर देते हैं, तो वो बहुत अंतर है। अब इस बीच में आपकी लाइफ में कोई अड़चन आएगी नहीं, एक एक्सट्रीम फ्रीडम आप एंजॉय करोगे, एक्सट्रीम फ्रीडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आपके एक्सट्रीम लेवल के रहेंगे, तो वो सब चीजें जब, अब इसलिए मैं कह रहा था कि जो जीडीपी की बात हम लोग करते हैं, या हमको वो जीडीपी उस लेवल पे चाहिए, या हमको लोगों को इनइक्वालिटी खत्म करना है, और हमको लोगों की सबकी आय बढ़ानी, और हमको उस टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, तो उसके लिए हमको ये सब
करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ। अभी हम पीएमएलए पे काफकाज लॉ पढ़ रहे थे उनका, प्रताप बानू मेहता का, तो वो यही बता रहे थे कि काफकाज लॉ एक किताब थी, तो वो फ्रेंच काफका जो थे उन्होंने जो बुक लिखी थी द ट्रायल करके, तो उसमें उसका जो नायक है उसको ये पता ही नहीं होता कि उसका क्राइम क्या है, तो वो पीएमएलए पे लिख रहे थे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे बात कर रहे थे। तो जो अभी ईडी के छापे पड़ते हैं तो उसके ऊपर वो थोड़ा सा बोल रहे थे कि तो काफकाज लॉ हो गया, सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा। तो वो जो रूल ऑफ लॉ के जो दो सिद्धांत हैं कि आप तब तक जो है इनोसेंट है जब तक कि गिल्टी प्रूव नहीं होता। He or she innocent until the proven of guilty। जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, जब तक आप अपराधी सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक जो है आप निर्दोष हो। और जो बेल है वो एक प्रकार का रूल है, जमानत जो है एक रूल है, नियम है, और एक्सेप्शन जेल है। अपवाद स्वरूप आपको जेल हो सकती है। सामान्य नियम यह है कि आपको बेल मिलेगी, तो इसको भी उलट दिया है, अब आपको बेल नहीं मिलेगी, अब आपको जेल मिलेगी। अपवाद स्वरूप किसी किसी को जमानत मिल सकती है, और आप तब तक अपराधी हो जब तक कि आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव न कर दो। तो ये वाला बर्डन किसके ऊपर डाल दिया? ये उसी के ऊपर डाल दिया। तो ये जो है रूल बाय लॉ, ये हो जाएगा रूल बाय लॉ। आप शासन कर रहे हैं, कानून के माध्यम से शासन कर रहे हैं, न कि कानून का शासन। और ये ऐसा स्टेट होता जाएगा कि जहां रूल बाय लॉ होता है, तो फिर वो जो फ्रीडम का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। तो वो इनोवेशन और वो सारी चीजें, क्योंकि आपने अपने आप को तो सही सिद्ध कर लिया ना, और अपने लोगों को तो सही सिद्ध कर लिया कि वो तो सारे दूध के धुले हैं और हम भी दूध के धुले हैं, और बाकी सारे के सारे लोग अपराधी हैं। और वो तब तक अपराधी हैं जब तक कि वो प्रूव नहीं कर देते कि वो इनोसेंट है। जबकि कानून क्या कहता है कि आप तब तक इनोसेंट हैं जब तक कि ये प्रूव नहीं हो जाता कि आप अपराधी हैं, और तब तक आपको बेल मिलेगी, जेल नहीं हो सकती। अब उसमें सबसे पहले तो आपको जेल मिलेगी, अब आप प्रूव करो, तो 10 साल बाद जो है वो प्रूव हो भी गया, तो 10 साल तक की जिंदगी बेकार। तब तक आपकी संपत्ति खत्म, आपकी कंपनी खत्म, आपके बच्चों की जिंदगी खत्म, आपकी खुद की जिंदगी खत्म। और कन्विक्शन रेट जो पीएमएलए में है वो 5% है, 95% तो छूट जाता है, लोग कोर्ट छोड़ देता है, बाइज्जत बरी कर देता है, इक्विटल हो जाता है। तो जब कानून का कन्विक्शन रेट ही 5% है, ऐसे समय में आप रूल ऑफ लॉ हटा करके रूल बाय लॉ करोगे, तो फिर कंट्री में तुम वो एक टेंशन हो जाएगा। और इक्वल आप ट्रीटमेंट करते हो तो बात अलग है, आप केवल ओपोनेंट के लिए करोगे, अपनी पार्टी के लोगों के लिए तो करोगे ही नहीं, केवल ओपोनेंट के लिए करोगे तो वो सारे ठीक हैं। फिर इसका मतलब या तो फिर इक्वल ट्रीटमेंट करो, तो वो संभव ही नहीं है, वो करते ही नहीं है, कांग्रेस ने भी नहीं किया था। तो ये लॉ जो है पीएमएलए पे कभी लिखने को आए, क्योंकि अब ये भी चलेगा, मोदी हैं तब तक तो पीएमएलए का यूज करेंगे वो, क्योंकि ईडी उसके बिना तो काम कर ही नहीं सकती। 2002 में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए थे, 2005 में ये लागू हुआ था, तो कांग्रेस के समय में लागू हुआ और लाए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो जब आया था तब वो मनी बिल रूट से आया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे मनी बिल, तो ये उसमें बताया कि चूंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग है और इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जाता है, पीएमएलए इसीलिए लगाया जा रहा है। तो चूंकि मनी वाला इशू है, इसलिए क्योंकि सरकारी धन का भी भ्रष्टाचार होता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भी कहीं न कहीं इसका असर आता है, इसलिए मनी बिल है। तो मनी बिल के थ्रू आया था, तो इसका मतलब प्रॉपर डिस्कशन राज्यसभा लोकसभा वो सब तो हुआ नहीं, और इस रूट से आया, तो इस पर विचार होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के पास मौका था, 10 साल उसकी सरकार रही, चाहे तो उसको खत्म कर सकती थी, बल्कि उसने और क्लॉज जोड़े, उसने और चीजें जोड़ी
कि ये क्राइम भी इसके तहत आएंगे, ये चीजें भी इसके तहत आएगी। उसने एंजॉय भी किया, उसने भी ओपोनेंट को इसी के माध्यम से परेशान किया। अब जाकर के वो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि सिविल लिबर्टीज का कुछ हो नहीं रहा और वो सब, लेकिन बात समझ में आई नहीं आई। तो पीएमएलए को भी आप लोग वो चले अगले 3-4 साल 5 साल के लिए चलेगा मुद्दा। ईडी क्या है, पीएमएलए क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ये बहुत चलेगा क्योंकि ये सब चल रहा है। देखिए क्या है कि सिविल सर्विसेज का सिलेबस वो सारा होता है जो न्यूज़पेपर में जगह घेरता है। न्यूज़पेपर में जो भी घटनाएं जगह घेरती हैं, जो भी इवेंट होते हैं, वो सब सिविल सर्विसेज का सिलेबस। और इसको फिर जाइएगा सिविल लिबर्टीज के साथ में, रूल ऑफ लॉ के साथ में, फंडामेंटल राइट्स के साथ में, और फ्रीडम। जब स्टेट में, किसी देश में, किसी कंट्री में फ्रीडम होती है तो फिर क्या होता है, और फ्रीडम नहीं होती तब क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एटमॉस्फेयर होता है, एक एनवायरमेंट होता है, और उसी में फिर डेवलपमेंट होता है, और उसी से फिर R&D होता है, और उसी से फिर उस समय जब जीडीपी बढ़ता है तो फिर हो सकता है कि नए लोगों को, नए पढ़े लिखे लोगों को नौकरी भी मिले और उन सबका स्थान भी हो। अदरवाइज जॉबलेस ग्रोथ होगी तो वो सब घूम फिर करके वहीं आएगा। चीजें समझ में आ रही ना। और इनको जोड़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट्स के साथ जुड़ेंगी ये सब चीजें। तो फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी चीजें हैं, जीवन की स्वतंत्रता भी, ये सब भी है। डिग्निटी से के साथ लाइफ। अब आप 10 साल उसको जेल में डाल दोगे, बाद में उसको बाइज्जत बरी कर दोगे तो डिग्निटी कहां बचेगी? डिग्निटी तो बचे नहीं है। फिर आप कहोगे तो अपराधियों को इस तरह से छोड़ दिया जाए क्या? नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, फिर कन्विक्शन रेट सुधारिए ना। कोर्ट से बरी क्यों हो जाते हैं? सबूत ठीक से इकट्ठे कीजिए। 5% लोगों को ही सजा क्यों होती है, 95% क्यों छूट जाता है? वो देखिए, फिर वो छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब आपने फर्जी तरीके से काम किया था, झूठे आरोप लगाए थे, तभी तो छूट जाता है 95%। कोर्ट में ठहर ही नहीं पाते हो, तो उसकी तैयारी कीजिए। फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो होगा कैसे? तो ये सब चीजें हैं। तो मैंने आपको कुछ मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। तो करंट अफेयर्स में इन मुद्दों के ऊपर नोट्स बनाइए और बराबर इनका जो है वो ख्याल रखिए। तो पॉलिटी पढ़ते समय आपको बीच बीच में जो है ये सब चीजें बहुत आसानी से मिलेंगी। फिर देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने वर्ड यूज किया था, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, संवैधानिकता और वो सब। कॉन्स्टिट्यूशन कई जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहते थे, डॉक्टर अंबेडकर भी बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन चलाने वालों पर निर्भर करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है या बुरा। चलाने वालों पर निर्भर। कॉन्स्टिट्यूशन कभी अच्छा बुरा नहीं होता, वो तो एक डॉक्यूमेंट है, वो तो नॉन लिविंग है। उसको लिविंग बनाते हैं, उसको ऑपरेट करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले। इंप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हो आप उसका, उस पर डिपेंड करता है। तो कैसा इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? तो संस्थाओं का सम्मान करें, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का सम्मान करें। कॉन्स्टिट्यूशन में जो संस्थाएं दी गई है उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम सब का एग्जिस्टेंस उसी की वजह से, हम सब का एग्जिस्टेंस इस वजह से क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा या वो कमजोर हो जाएगा तो हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। मैंने बताया था कि आप दुकान पे, या डीवी मॉल के बारे में मैंने बताया था कैसे वो कांच का बना हुआ है, लेकिन रात को सब घर चले जाते हैं लेकिन कोई जाके पत्थर नहीं मारता। आप कार को अपने घर के बाहर खड़े कर देते, कितने लोग अपनी कार को घर के बाहर खड़ा करके रखते हैं? सबके पास कार को अंदर रखने का जगह नहीं है, सब अपना गेट लगा देते हैं, सो जाते हैं, उस पर ताला मार देते हैं, जबकि कार बाहर खड़ी रहती है। तो उसके कांच फोड़ के रात को सब लोग जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, वो तो वैसे भी होती रहती है। वो तो आप अंदर रख दोगे तब भी हो सकती है, लेकिन बाहर रहने के बावजूद भी ये सब क्यों नहीं होता? क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। क्या है? रूल ऑफ, कानून का शासन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, नियम है। जियो और जीने दो का सिद्धांत, को एग्जिस्टेंस, सह-अस्तित्व के साथ हम लोग जिंदा रहते हैं कि हम साथ साथ रहेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। गड़बड़ करेंगे तो संस्थाएं काम करेंगे, और संस्थाओं को आप हटा दोगे या डाइल्यूट कर दोगे तो फिर संस्थाएं तो मौजूद नहीं रहेंगी, तो फिर काम कैसे चलेगा?
इसलिए आप रहो ना रहो, संस्थाएं रहनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाओं को हटा दोगे तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ठीक है। आज कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 324, जिसमें लिखा है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन होगा। तो इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्टोरल प्रोसेस, ऐसा करके एक नोट्स बनाइएगा, इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के तहत एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी बोलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस तरह से हटाया जाता है इम्पीचमेंट के तौर पे, वैसा ही उसकी हटाने की रिमूवल प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसेस वही है। कैसी है? एज ए सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस प्रकार से हटाता। टेन्योर स्पेशली तो इस टाइप से नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी सैंक्टिटी है टेन्योर की, कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। पोस्ट क्या है, ऑफिस कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, तो उसकी सैंक्टिटी है 65 ईयर, 6 ईयर और 65 ईयर, यही है ना। यूपीएससी के लिए भी, हाँ यूपीएससी चेयरमैन के लिए, उधर तो 62 है मेंबर वाली। तो देखेंगे हम, जब यूपीएससी का देखेंगे तब बात करेंगे। तो ये सैंक्टिटी जो है टेन्योर की, टर्म की, तो ये भी बहुत मायने रखती है। बीच में आप उसको थोड़ा सा बड़ा आरोप लगाना पड़ेगा और वही सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाते हैं उस प्रक्रिया पे जाना पड़ेगा। तो आज हम कुछ और चर्चाएं भी करेंगे। तो जब 61st अमेंडमेंट हुआ 1988 में और 21 साल से 18 साल जब मतदान की आयु कर दी गई, वोटिंग राइट दे दिया गया 18 साल के लोगों को, तो संख्या एकदम बढ़ गई थी, वोटर्स की संख्या एकदम, इलेक्टर्स बढ़ गए थे ना। तब जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर और जोड़े गए टेम्परेरी, 3 साल के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर जोड़े गए। लेकिन बाद में 3 साल बाद जब उनको हटा दिया तो व्यवस्था फिर से बिगड़ती हुई लगी, तो उन्होंने फिर उसको परमानेंट कर दिया। तो अब होता है एक सीईसी और 2 इलेक्शन कमिश्नर। तीनों की लगभग बराबर शक्तियां हैं, बराबर वेतन है, बराबर उनको अलाउंसेस मिलते हैं, एक जैसा करते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन। अब यहां पर आप लोग पढ़ोगे या कई बार निबंध लिखोगे, एक तो इलेक्टोरल रिफॉर्म का निबंध आएगा, चुनाव सुधार, निर्वाचन सुधार। तो इस बार का आपको ऐसे जो मैं दे रहा हूं वो यही है, ये लिख लीजिएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, निर्वाचन सुधार। और इलेक्शन कमीशन एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है कि उसकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, निष्पक्षता भी बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता भी बहुत जरूरी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वही इलेक्शन करवाता है। पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन की सैंक्टिटी पे थोड़ा सा असर आया था, लोगों को उसकी पवित्रता पे शक हुआ था कि अभी ये उतनी पवित्र नहीं रही, क्योंकि वो सरकार के हिसाब से चुनाव की तारीख घोषित करना, कई बार पहले ही ट्वीट कर, जो इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है उससे पहले नेताओं के ट्वीट आ जाते हैं, तो इसका मतलब उनको पहले बता दिया गया या उनके सामने ही तय हुआ था। कई बेवकूफ नेता हैं तो उनको ये भी नहीं पता है कि पहले वो घोषणा कर दे उसके बाद मैं ट्वीट करूं, वो पहले ही कर देते हैं जल्दीबाजी में। क्योंकि रियल टाइम मीडिया है ना, सोशल मीडिया, तो कार में बैठे बैठे भी टाइप करके वो किया तो पोस्ट का तो दिखने लगता है, तो उसमें टाइम भी शो होता है। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बाद में हो रही है। तो ऐसी गलतियां जब होती तो उससे पता चलता है कि संस्थाएं डाइल्यूट हो रही हैं, गिर रही हैं, पतन हो रहा है संस्थाओं का। तो फिर लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहता लोगों का। डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी सैंक्टिटी बनी रहे, लोगों का फेथ बना रहे उसमें, क्योंकि और कुछ भी नहीं है। हमारा बहुत कच्चा धागा है लोकतंत्र में, ये जो देश बना हुआ है बहुत ही कच्चा धागा, बात नहीं कर रहे हम लोग। कल्चरल नेशनलिज्म आ गया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में चले जाओगे तो बात अलग है।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दुहाई देने लग जाओ तो फिर तो आप कहो कि दरअसल तुम्हें गणेश जी की कसम है, अब हम इलेक्शन कमीशन खत्म करेंगे, और तुम्हें गणेश जी की कसम है, हनुमान जी की कसम है, तुम बिल्कुल विरोध नहीं करोगे, तो हो सकता है कि लोग विरोध ना भी करें, तो फिर तो बात अलग है। इसको बोलेंगे कल्चरल नेशनलिज्म। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो उसको अगर आप बीच में ले आओगे, उसके बिहाफ पे अगर आप कुछ खत्म करोगे और बर्बाद करोगे तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये जो तय की गई थी संस्था है, तो ये हमारे संविधान सभा में कोई भगवान को आगे रख करके और धार्मिक विश्वासों के आधार पर कोई संकल्प नहीं लिए गए थे। ठीक है ना, वहां नागरिकता की बात हुई थी, वहां नागरिक के अधिकारों की बात हुई थी। तो उस समय में इसको बीच में नहीं लाया गया था। अब आप इसको बीच में लेके आकर के बात करेंगे इस टाइप से, तो फिर तो ठीक है, फिर तो कहेंगे फिर तो आप कुछ भी कर लो। लेकिन आप नियम से चलोगे ना, नियम से चलो, काम इस मार्फत करो कि आप संकल्प जो शपथ लेके आए थे उस हिसाब से काम करो। संस्थाओं को, पदों को, ऑफिसेज को बना के रखो, तब बात बनेगी ना। अगर आपको वही करना है तो फिर तो कुछ भी नाटक करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो फिर एक ही दिन में कर डालो। ठीक है ना, तो वो नहीं है। जैसे किसी को आप पकड़ के ला रहे हो और खाने के लिए पकड़ के ला रहे हो किसी जानवर को, तो वो फिर उसी नाम से रखो कि इसको हम खाने के लिए ले जा रहे हैं और ये हम खाएंगे इसको। ये मत कहो कि हम इसका पालन करेंगे और इसको हम पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, हम इसको अच्छा अच्छा खिलाएंगे, और हम खाते थोड़ी हैं। ये कह करके उसको लेके आना और फिर उसको अंदर ले जाके काट के और खा जाना, मतलब ये धोखा है। आपको जो करना है वो करो, फिर देखा जाएगा, फिर लोग मूल्यांकन करेंगे कि अच्छा आप मतलब ये करने के लिए, चलो हमें नहीं बेचना, हम आपको नहीं देना चाहते। फिर लोग उस हिसाब से सौदा करेंगे ना, फिर उस हिसाब से बात करेंगे। आपको वो भी करना है तो वो बुरा नहीं है, कल्चरल नेशनलिज्म भी बुरा नहीं है, करते हैं, कई देश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने घोषित भी किया हुआ है कि हम हिंदू राष्ट्र, हम मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र हैं, घोषित भी किया हुआ है उन्होंने। और उसके बाद फिर उनकी जनता जिम्मेदार है उनके जिस भी राष्ट्र के लिए। लेकिन जब आप अपने कंट्री के लिए अलग तरह की बात करते हो, बात अलग तरह की करते हो और करते कुछ अलग हो, ये डिफरेंट, ये नहीं होना चाहिए। तो संस्थाएं बनी रहनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता और इसकी सर्वोच्चता बनी रहनी चाहिए, चाहे वो डेट घोषित करने का मामला हो चुनाव की, चाहे चुनाव कराने का मामला हो, चाहे चुनाव चिन्ह का मामला हो, राजनीतिक पार्टियों की मान्यता का मामला हो, चुनाव की प्रक्रिया हो। तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। उसमें सबसे पहला रिफॉर्म तो 1950 में ही हो गया था, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। सबसे पहला परिवर्तन तो वहीं आ गया था, क्योंकि बहुत सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो आप मेंस के सिलेबस में दोनों दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951, बोथ दोनों हैं। तो दोनों का एक चार्ट जो है आपको मिल जाएगा, गूगल में जाइएगा ना, आरपीए 1950, आरपीए 1951 लिखिएगा तो एक चार्ट, कंपैरिजन चार्ट मिल जाएगा आपको, कंपैरेटिव चार्ट मिल जाएगा। तो कंपैरेटिव चार्ट अच्छे से रट लीजिए, क्या क्या चीजें हुई है। 1950 में क्या परिवर्तन आए थे, 1951 में क्या परिवर्तन आए थे। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो 1951 में है ज्यादा। किस बेस पे डिस्क्वालीफाई करेंगे कैंडिडेट्स को, एडिशनल क्वालिफिकेशंस, दो तरह की क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बताई थी उस समय में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशंस एंड स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशंस। सो आरपीए जो है वो स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशंस में आएगा, यानी कि विधान बना ना, नया कानून बना करके आपने फिक्स किया है कि ये क्वालिफिकेशंस होंगे, चुनाव कौन लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, ये सब। तो उसमें वही चीजें हैं कि इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल 30 साल, अलग अलग समय, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह की उम्र की बात आती है। तो आज इलेक्शन कमीशन को अच्छे से तैयार कीजिएगा, नोट्स भी बनाइएगा उसका, और उसके तमाम मुद्दे भी मैं बता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन तैयार करते समय में 100 वर्ड में आरपीए तैयार कीजिएगा, आरपीए 1950 या 1951, 250 वर्ड में, बल्कि 250 वर्ड में। आरपीए 1950 और 1951 पे 250 वर्ड लिखे, बहुत अच्छा नोट्स तैयार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों कानून। इनमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक, बहुत अमेंडमेंट हुए हैं,
और इनमें अमेंडमेंट करके ही हमने सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म किए हैं, चाहे वो ईवीएम वाला हो, चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो, चुनाव की आदर्श आचार संहिता हो, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये जो आरपी है ये बड़ा माइलस्टोन है एक इस फील्ड में, चुनाव के दिशा में। उम्र की बात भी आती थी, फिर वो आपको बताया था कि अनसाउंड माइंड, अगर कोई पागल ही है मेडिकली उसको अनफिट घोषित किया गया तो ऐसा आदमी रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, जिम्मेदारी वाला पद है। फिर अनडिस्चार्ज क्या था, इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या था, यानी जो उन्मुक्त दिवालिया हो, जिसका पैसा खत्म हो गया, जिसके पास जितना दौलत थी, पैसा था, वो सब अब उसके पास नहीं है। और अनडिस्चार्ज का मतलब ये है कि कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज नहीं किया। दो तरह की चीज है, उसको समझिएगा। उन्मुक्त दिवालिया का मतलब आपके पास आपकी संपत्ति नहीं रही, अब आपका पैसा आपके पास नहीं रहा, वो तो ठीक है, नहीं रहा। लेकिन कोर्ट ने क्या किया है कि कोर्ट ने आपको डिस्चार्ज नहीं किया, मुक्त नहीं किया उसको, आपको माफ नहीं किया। कई बार कोर्ट माफ कर देता है कि ठीक है इसके पास संपत्ति नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंक से जो कर्जा लिया था वो नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुमको सारे चार्ज से माफ कर देते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज कर देते हैं, और अब आप एक आम आदमी की तरह जिंदगी जी सकते हैं। तो कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया। आपका पैसा खत्म हो गया वो तो अच्छी बात है, जो भी है, लेकिन कोर्ट भी आपको मानता है, दोषी मानता है, तो अनडिस्चार्ज है। अब ऐसे आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठेंगे तो जिम्मेदारी, ना तो गवर्नर बनाए जा सकते हैं, ना वाइस प्रेसिडेंट बनाए जा सकते हैं, ना प्रेसिडेंट बनाए जा सकते हैं, ना वो यूपीएससी के चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी कमीशन का चेयरमैन भी नहीं बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन में भी नहीं लेंगे। तो ये सभी जगह ये शर्त मिलेगी आपको, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, हर जगह मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक तो आपका कर्जा है और बहुत सारे लोग आपसे पैसा मांगते हैं, तो वो बराबर आपसे कांटेक्ट करेंगे। ऐसे में आपकी जो निष्ठा है, तो समर्पण वो राष्ट्र के प्रति होना चाहिए, कुर्सी के प्रति होना चाहिए, उस काम के प्रति होना चाहिए। और आपको बहुत सारे पावर ऐसे रहेंगे जिसमें आप सरकार की संपत्ति को जारी कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो ऐसा काम आपको कैसे दिया जा सकता है? कुछ बात समझ में आई? ऐसा काम आपको इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपके ऊपर कर्जा है, और जो लोग आपसे पैसा लेना चाहते हैं, हो सकता है वो आपके ऊपर प्रेशर बना के आपके सिग्नेचर करवाएं। तो बहुत ज्यादा चांस है करप्शन के और सरकारी संपत्ति के लूटने के, कि सरकारी संपत्ति लूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और आप जिस पद पे बैठे हो उसका निर्वाह इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बहुत रहे। इसलिए आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए, आपकी संपत्ति आपके पास होना चाहिए, कम से कम आपके ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, और कोर्ट ने आपको दोषी न माना हो। तो इसलिए वो वर्ड जो है उसको बड़ा एक ही शब्द रहता है, दिवालिया ना हो या ऐसा, लेकिन वो क्या है कि उसका मीनिंग जो मैंने बताया आप समझ में आया होगा आपको, कि ये बहुत गहरा मीनिंग है उसका। कई लोग सोचते हैं दिवालिया को क्यों नहीं बना सकते, उसमें क्या दिक्कत है, पैसा ही तो गया, आदमी तो खड़ा है ना, उसने पीएचडी किया हुआ है, नॉलेज भी उसको है। नहीं, पीएचडी की बात नहीं है। उसके बाद आपकी जो लॉयल्टी है वो संदिग्ध हो जाएगी, एम्बिगुअस हो जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए, नॉन एम्बिगुअस होना चाहिए, ठीक है। तो इसी जो ये जो चीजें हैं ये सब उसमें दी हुई है क्वालिफिकेशन, तो वो चुनाव के समय में ये सारी चीजें मायने रखती है। और जैसे जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए, आपने देखा कि आपको डिस्क्लोज करना होती थी, प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज करना है, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो डिस्क्लोज करना है ना। तो ये सब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आते गए। ईवीएम भी इलेक्टोरल रिफॉर्म है, नोटा भी इलेक्टोरल रिफॉर्म है। तो नोटा का बटन आ गया तो आप नोटा दबा सकते हो,
वीवीपैट आया बाद में। तो ऐसे ये कौन कौन से सन में आए, कब कब आए, सब जब इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर आप लिखोगे तब आप ये लिखेगा। तो इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस, तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो हम इस पे देख रहे हैं कि कहां कहां आपको किस किस का जो है नोट्स बनाना। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा इलेक्टोरल प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। ये तो मैंने थोड़ा उस हिसाब से बात कर दी, आपके इलेक्शन कमीशन और उसकी बात कर दी। ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेस पे बात करते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है जब कभी भी, तो चुनाव की प्रक्रिया करने के लिए इलेक्शन कमीशन हर राज्य में अपना एक ऑफिस रखता है, परमानेंट ऑफिस रहता है, उसको सीईओ बोलते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। स्टेट्स में जो ऑफिसर होता है उसको चीफ इलेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश का आप खोजेंगे तो सीईओ एमपी की वेबसाइट मिलेगी, सीईओ एमपी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाइट मिलेगी। सीईओ राजस्थान, सीईओ यूपी, सीईओ बिहार, तो प्रत्येक राज्य में एक परमानेंट ऑफिस होता है, वो सीईओ एमपी। तो मध्य प्रदेश में सीईओ का ऑफिस, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। इनका काम साल भर चलता रहता है, इलेक्टोरल रोल बनाना, निर्वाचक नामावली बनाना, वोटर्स के रजिस्ट्रेशन करना, वोटर आईडी कार्ड जारी करना, तो वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करना, उसका वेरिफिकेशन करना, वोटर एपिक कार्ड बनाना। ठीक है, तो ये सब काम जो है सीईओ के माध्यम से होता है। बीएलओ जो होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, वहां से वो बूथ पे भेजा जाता है उसको। तो पोलिंग स्टेशन, बूथ, उसको बूथ बोलते हैं, पोलिंग स्टेशन बूथ। तो जो पोलिंग स्टेशन होता है उसका परमानेंट पहले से ही डिसाइडेड होता है कि ये अब जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा लगभग इसी जगह पर इलेक्शन होगा। और ये इसलिए आप अपना पोलिंग स्टेशन को भी देखेंगे वो बहुत कम बदलता है। कोई प्रॉब्लम होती है स्ट्रक्चरल तो फिर दिक्कत आती है, अदरवाइज वही पोलिंग स्टेशन रहता है। तो आपके वार्ड का पोलिंग स्टेशन, आपके क्षेत्र का, कॉलोनी का पोलिंग स्टेशन पहले से तय रहता है। उसका एक बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। वो टीचर हो सकता है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो सकता है, कोई भी कर्मचारी होता है। तो वो फिर वो आपको घर घर जाकर के एपिक कार्ड भी बांटता है, आपकी वेरीफाई भी करता है। तो वहां से मैंने बीएलओ से लेके सीईओ तक स्टेट में जो ऑफिसर होते हैं वो निर्वाचन आयोग के माध्यम से अपॉइंटेड होते हैं। कौन होते हैं सीईओ? परमानेंट टेन्योर कुछ नहीं होता, वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई आईएएस होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के सलाह से उस आईएएस को वहां नियुक्त कर दिया जाता है, सीईओ बना दिया जाता है। कौन करता है? सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी नियुक्ति करता है। उसको कभी भी हटा सकते हैं और उसका कोई सैंक्टिटी नहीं होती उसके टेन्योर की, टर्म की, कि 5 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सुविधा से बना लेते, योग्य आदमी देख के, सीनियर एक्टिव आदमी देख करके बना लेते कि इनको बना दिया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर होता है डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। जनरली वो कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम, डीईओ होता है। ये जो डीईओ और सीईओ वाले जो ऑफिस हैं, ये लगभग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में आ चुके थे। 1950 में ये ऑफिसेस क्रिएट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ टेम्परेरी ऑफिस 1951 वाले आरपीए में लिए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व कानून में। उसमें लिए थे रिटर्निंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। तो जो एसडीएम होते हैं तहसील लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर जो एसडीएम होते हैं उनको आरओ बनाया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर। कई बार एडीएम को भी बना देते हैं, कई बार तहसीलदार को बना देते हैं, डिपेंड करता है कि उस जिले की व्यवस्था कैसी है। तो ये कलेक्टर पर डिपेंड करता है। ये डीओ नियुक्त करता है, डीओ रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। और रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, अगर उसको जरूरत होती है तो 1 या 2 उसके असिस्टेंट रिटर्निंग एआरओ भी होता है उसकी मदद करने के लिए, अगर उसको जरूरत है तो। जनरली असेंबली इलेक्शन जब भी होता है, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब जो नॉमिनेशन फाइल होता है वो आरओ के सामने होता है, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। और जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं वो डीईओ के सामने, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के सामने। लेकिन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर चाहे तो आरओ के सामने भी करवा सकता है।
तो उस पर डिपेंड कर। जनरली आपने देखा होगा कि जिला कलेक्टर के सामने जो है लोकसभा के सदस्य जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। इसके अलावा एक और चीज हुई है डीलिमिटेशन। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था डीलिमिटेशन। जब मैं आपको पार्लियामेंट बता रहा था तब मैंने आपको बताया था टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्र, हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। तो जब हम लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र देखते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, बल्कि लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र जो होता है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट मिलके भी हो सकते हैं, 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी मिलके हो सकती है। क्योंकि जब पहली बार सीट्स को बढ़ा रहे थे तब मैंने आपको उस समय में पार्लियामेंट के टाइम बताया था कि 1951-52 में सीट्स को डिलिमिट इसकी बात आई थी, नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने की, और फिर बाद में ऐसे बढ़ाते जा रहे थे तो साउथ की सीट जो है वो कम पड़ रही थी, क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप बढ़ा रहे थे। तो पॉपुलेशन तो ज्यादा बिहार यूपी में यहाँ बढ़ रही थी तो यहाँ सीट्स बढ़ती गई, और साउथ में 41 जो तमिलनाडु की थी वो 39 रह गई। तो तमिलनाडु ने जनसंख्या नियंत्रण पर, पॉपुलेशन कंट्रोल पे खूब काम किया तो वो पनिश हो गया। तो उसको लगा कि ये तो नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने फिर आंदोलन शुरू किया। तो फिर ये 76 में उसमें तय हुआ कि 71 की जनगणना के आधार पर ही नंबर ऑफ सीट्स रखी जाएंगी। तब से न 71 की जनगणना को लेकर के सीट्स के नंबर जो है वो बढ़ाए नहीं गया। तो लोकसभा में और विधानसभाओं में सीट्स जो की त्यों बनी रहती है, वही सीट्स होती हैं। तो डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशन जो होता है परिसीमन, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, यानी सदन के दोनों प्रकार के सदनों ने, हाउसेज ने इसको पास किया हुआ है, डिलिमिटेशन एक्ट। डिलिमिटेशन एक्ट में उन्होंने अभी 2002 में जब आया और 2005 में जब उसके हिसाब से डिलिमिटेशन फर्स्ट टाइम हुआ, तब उन्होंने कहा नहीं, हम नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ा रहे, नंबर ऑफ सीट्स तो हम 71 वाली रखेंगे, और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक मान के चल रहे हैं कि एक आइडियल पॉपुलेशन लगभग 10 लाख होनी चाहिए। अगर किसी एरिया में, किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 13 लाख हो गए हैं और किसी में केवल 9 है, तो हम दोनों को 12-12 कर देंगे, या 11 है तो दोनों को 12-12 कर देंगे, बराबर कर देंगे। ऐसा करके उस तहसील, एक आध तहसील या आधी तहसील हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे देंगे, आधी तहसील इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे देंगे। ऐसा करके पॉपुलेशन को एग्जैक्ट डिवाइड कर देंगे ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन वहां जा सके। तो इसके लिए एक तो हम सीमा में परिवर्तन करेंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन, डिमार्केशन हो जाएगा। किससे डिमार्केशन किससे होगा? सीमा में, बाउंड्री पे। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री इस टाइप से सेट करेंगे कि उसके अंदर इतनी पॉपुलेशन आ जाए, उसमें इतने एड्रेस वाले लोग इतने नंबर पे रहें। तो एग्जैक्ट नंबर तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि शुरू में जो कोशिश की गई थी वो 10 लाख पॉपुलेशन की जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर के तो लद्दाख है जैसे, या और कोई एरिया है जहां पर बहुत ही स्कैटर्ड है पॉपुलेशन, तो वहां पर तो 10 लाख की संख्या नहीं हो पाएगी। इसलिए वो संख्या वाला मामला तो नहीं, लेकिन जस्टिफाइबल कुछ ऐसा हो, तो वो डिमार्केशन इस आधार पे हो। दूसरा 2005 में वो भी चेंज हुआ कि एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्व सीट जो होती है वो सीट्स भी चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन जो सेंसस होगा उसका 2001 माना जाएगा। तो बाउंड्री चेंज करने के लिए और रिजर्व्ड एरिया की बाउंड्री चेंज करने के लिए, जैसे कोई एसटी के लिए सीट रिजर्व थी लेकिन वहां एसटी की पॉपुलेशन अब उतनी नहीं रही और पड़ोस में कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की या पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर पड़ोस में अगर वो उसका पॉपुलेशन अगर वहां पर एसटी का ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो अब नए सिरे से रिजर्व सीट वो हो जाएगी और वो जनरल हो जाएगी।
पहले वो एसटी की थी, वो जनरल हो जाएगी और ये एसटी की हो जाएगी। इसी प्रकार से एससी की हो जाएगी या फिर जनरल की हो जाएगी। ठीक है, एससी और एसटी के जो रिजर्व सीट, नंबर ऑफ सीट्स उतनी ही रहेंगी, रिजर्व सीट भी उतनी रहेंगी, जनरल की सीट्स भी उतनी रहेंगी और टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी उतनी रहेंगी, क्योंकि उसमें नियम रखा हुआ है कि 2026 तक 71 का सेंसस ही फॉलो करेंगे। तो साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका एजिटेशन रहा जबरदस्त, और वो करने अब तो 2026 में वो सीट्स बढ़नी है। इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो राज्यसभा, लोकसभा, खास करके लोकसभा का डिलिमिटेशन और वो सब वो चेंज होगा, और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे तो उसमें मेंबर्स बढ़ जाएंगे, तो उनके नए मेंबर्स के हिसाब से वो पुरानी विधानसभा, पुराने लोकसभा में यानी कि संसद में, पार्लियामेंट हाउस में वो उतनी जगह नहीं है। खास करके जब जॉइंट सीटिंग होगी या सेंट्रल हॉल जो जब मिलकर के बैठ करके, खास करके बजट सेशन होता है, बजट स्पीच होती है, राष्ट्रपति आते हैं तो सब मिलकर बैठते हैं, तो उतनी जगह नहीं होती। तो नई सुविधाओं के साथ, नए अरेंजमेंट के साथ नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा बढ़ा करके वो अब नया बनाया जा रहा है सेंट्रल विस्टा। तो ये फ्यूचर का है, 2026 में शायद उसकी जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ सेंट्रल विस्टा का कंडीशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा डिलिमिटेशन डिफरेंट चीज है, नंबर ऑफ सीट्स बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो डिलिमिटेशन भी इसी का पार्ट है। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग जो होता है वो डिलिमिटेशन पे काम करता है। ये इस साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस साल डिलिमिटेशन हुआ है, और जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन इस तरह से किया गया है कि आरोप है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी की सीट्स ज्यादा आएंगी। उन्होंने डिलिमिटेशन इस तरह से कर दिया है कि नंबर ऑफ वोटर्स, इलेक्टर्स जो है वो हिंदू इलेक्टर्स को उस तरह से डिवाइड किया गया है, क्योंकि लोगों का, एक्सपर्ट्स का आरोप ये है सरकार के ऊपर कि डिलिमिटेशन जो होगा वो कंट्री के हिसाब से होगा। स्पेशली आप केवल जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कैसे करवा सकते हैं? तो उनका तर्क था कि चूंकि ये एक यूनियन टेरिटरी हमने बनाई और बहुत जल्द हम इसको वापस स्टेट का स्टेटस देंगे और इलेक्शन करवाएंगे। आपने कल की न्यूज देखी होगी, कल दैनिक भास्कर में भी था फ्रंट पेज पे कि 25 लाख नए मतदाता जो है वो जुड़ रहे हैं। न्यूज अगर आपने देखी हो तो अभी जो वोटर्स होते हैं वो 3 प्रकार के वोटर्स बताए गए हैं। एक तो नेटिव वोटर्स होते हैं जो जहाँ रहते हैं, आप और हम साधारण वोटर हैं, जो भी 18 साल का एडल्ट सफरेज के हिसाब से जो वोट डालता है वो वयस्क मताधिकार के हिसाब से, सिंपल हम रजिस्टर्ड वोटर, सिटीजन। ठीक है, जो किस प्रकार का सिटीजन? जो कि अयोग्य घोषित नहीं किया गया, वैलिड है। ठीक है, क्वालिफाइड सिटीजन, यानी यूं कह सकते हैं उसके लिए कि उसको वंचित नहीं किया जा रहा, वोटिंग राइट से वंचित नहीं किया जा रहा। ठीक है ना, योग्य, वोटर बनने के लिए योग्य है। कुछ लोग वोटर बनने के लिए योग्य नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे सिटीजन भी हैं जिनको कि वोटिंग का अभी राइट नहीं दिया जाता, उनको केवल बाकी के राइट दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है नहीं वोटिंग का राइट अभी आपको नहीं दे रहा। खास करके माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, रोहिंग्या या इस टाइप के जो लोग जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनके लिए था। दूसरा वोटर होता है जो सर्विस वोटर होता है, और वो सर्विस वोटर जो है वो बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स में है या कहीं है, पर वो जहां रिसाइड करता है, ओरिजिनल रेसिडेंस जहां उसका है, वहां के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकता है पोस्टल बैलेट के माध्यम से। उसको डाक से मतपत्र भेजा जाता है, और चाहे ईवीएम, हम लोग चाहे ईवीएम का बटन दबा रहे हो, लेकिन उसके लिए जो है वो पोस्टल बैलेट होता है, और पोस्टल बैलेट उसको भेजा जाता है, फिर वो वहां टिक करता है, उसको लिफाफे में बंद करता है और फिर वो आता है। इसलिए काउंटिंग सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होती है। आप जानते हो काउंटिंग वाले डे क्या होता है? पोस्टल बैलेट काउंट होता है। तो वो वाला पोस्टल बैलेट यूज करने वाला सर्विस इलेक्टर, उसको बोलते हैं सर्विस इलेक्टर। तो सिटीजन इलेक्टर, सर्विस इलेक्टर एंड देन एनआरआई इलेक्टर। तो एनआरआई वे लोग जो कि अभी भी इंडिया के नागरिक हैं, अभी उन्होंने विदेशी सिटीजनशिप नहीं ली है, किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप नहीं लिया है। किसी भी एनआरआई को हर साल इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर के सर्टिफाई करना पड़ता है कि मैं अभी भी इंडिया का नागरिक हूं,
मैंने अभी कोई फॉरेन सिटीजनशिप नहीं लिया, कॉन्सुलेट में जाकर के ये सर्टिफाई अपना एक हलफनामा देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है, यूं कहें कि वचन पत्र देना पड़ता है। हाँ जी, हाँ, 1 ईयर, 1 साल। अगर 7 साल तक अगर वो लगातार नहीं देता है तो ये मान लिया जाता है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। तो 7 साल लगातार, यानी किसी 1 साल में आपने नहीं भी दिया कोई बात नहीं, 2 साल नहीं दिया, 6 साल तक भी दे दिया, लेकिन 7वें साल भी आपने दे दिया तो अभी आपकी नागरिकता बची हुई है। हर साल देना पड़ता है, लेकिन लगातार 7 साल नहीं देने के बाद वो भारत का नागरिक नहीं रहता। वो लोगों को भी वोटिंग राइट है, वो कभी भी यहाँ वोटिंग के दिनों में वोट आकर के डाल सकता है। तो एनआरआई वोटर, तो एनआरआई वोटर, सर्विस इलेक्टर और सिटीजन इलेक्टर जो होते हैं, नागरिक जो वोटर होते हैं, तो ये 3 प्रकार के वोटर होते हैं। अभी कल जो न्यूज आई है उसमें भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि जो व्यक्ति जहां रह रहा है वो वहीं वोट डालेगा, तो जो सर्विस इलेक्टर है वो सिटीजन इलेक्टर की तरह वहां हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में ही वोट डालेगा। वो अगर राजस्थान का रहने वाला है या मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला है तो गुना में वोट नहीं डलेगा उसका वोट कहां डलेगा, वहीं पे अखनूर में डलेगा, या वो द्रास सेक्टर में है तो वहीं डलेगा, या वो अगर जम्मू में काम कर रहा है तो वहीं जम्मू में डालेगा, श्रीनगर में है बॉर्डर पे तो बीएसएफ वाले लोग, सीआरपीएफ के लोग, आर्मी के लोग, एयरफोर्स वाले जो भी सीमा पर डटे हुए हैं वो वहीं पे। तो 25 लाख वोटर अगर नए आ जाते हैं तो अभी टोटल जो वहां वोटर हैं वो करीब 80-90 लाख हैं, वो 25 लाख नए हो जाएंगे तो वहां का जो समीकरण है वो पूरा का पूरा, तो ये अलग प्रकार का डिलिमिटेशन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसाइड किया है उसको, वैसे भी 6 महीने तक अगर कोई व्यक्ति भोपाल में किसी कॉलोनी में रह जाता है तो उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि आपका 6 महीने का रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो तो काफी समय से वहां रह रहे हैं तो उनको वहां वोटिंग राइट तो है ही है। तो वो सारे तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि वहां सीट्स बीजेपी की बढ़ जाए। डेफिनेटली उसी के बढ़ने के चांस ज्यादा होंगे क्योंकि बीजेपी ने डिप्यूट कर रखा है, और हम कांग्रेस को भी वोट जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ सैनिक जो हैं वो कांग्रेस के सपोर्टर हों, लेकिन वहां की स्थानीय पार्टियां जो है, पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला, और वो बड़े तिल मिलाए हुए हैं, बड़ा विरोध कर रहे हैं कि ये क्या तमाशा। उनके पर तो वैसे ही कतर दिए, और फिर ईडी और ये सब तो है ही, अभी पीएमएलए आपको बता ही दिया है, तो वो तैयार ही है। आखिर उनने तो इतने बड़े बड़े महल बना रखे हैं तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आया, नहीं भी निकलेगा तो 10 साल बाद रिहा होंगे। वो तो आपको बताइए 5% कन्विक्शन रेट है, तो वो सब तो हो ही जाएगा। तो वो सब चीजें हैं, तो तैयारी है उसकी। तो अब ये सब चीजें न्यूज में रहेंगी, इसलिए मैंने आपको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ दिया इन सब चीजों को, ठीक है ना। इलेक्टोरल प्रोसेस को करंट अफेयर्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ये सारी न्यूज के साथ जोड़ दिया हमने। ये सब चीजें हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फ्रीडम सेंसिटिविटी, उसके ऊपर भी एक आर्टिकल था कि वो मोदी के वहां रिपोर्ट करने गए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में, पीएमओ में। तो पीएमओ में कैसे जा सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अपने ऑफिस में रहेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जबकि वो चले गए। तो पुराने जो एक्स चीफ सीईसी हैं उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि ऐसा थोड़ी होता है, क्या कर रहे हो भाई। तो वो सब भी आ रहा, मतलब न्यूज में सब तरह की चीजें हैं, सभी तरह की चीजें हैं। तो आप लोग उनके आर्टिकल पढ़ सकते हो, न्यूज देख सकते हो। तो हर न्यूज के साथ आप जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आपको दिखेगा। वयस्क मताधिकार के लिए 326 है। 326 जो है वो वयस्क मताधिकार की बात करता है। तो कई लोग बोलते हैं कि 326 आपको वोटिंग राइट देता है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देता है, क्योंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन उसकी भी करता है। किसको डिस्क्वालीफाई करता है, वोटर को भी डिस्क्वालीफाई करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, उसके क्वालिफिकेशन की बात करता है। तो वाकई में वोटिंग राइट जो है आपको स्टैट्यूटरी पावर, स्टैट्यूटरी राइट माना जाएगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो यूपीएससी ने 3 बार क्वेश्चन पूछा है, तो संवैधानिक अधिकार है 326 के हिसाब से। वोटिंग राइट क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, क्योंकि वो आरपीए 1951 में मेंशन्ड है। इस वजह से ऐसा लगता है कि वो स्टैट्यूटरी राइट, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात आ जाती है, ठीक है।
तो ये है, तो डिलिमिटेशन जो मैंने शुरू किया वहां से आप पढ़िएगा, डिलिमिटेशन एक्ट क्या है, व्हाट इज डिलिमिटेशन, और डिलिमिटेशन एक्ट 2002 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो उसके बाद डिलिमिटेशन करने के बाद में सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीईसी, वहां से मामला शुरू होता है, चुनाव की तारीखों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन डेट्स। डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन डेट से जैसे ही डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन डेट्स आती है उसी के साथ नॉमिनेशन प्रोसेस भी शुरू हो सकती है, क्योंकि नॉमिनेशन की डेट आ जाती है कि इस तारीख से आप नॉमिनेशन शुरू कर सकते हैं। इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने के साथ ही एमसीसी लागू हो जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव की आदर्श आचार संहिता। चुनाव की आदर्श आचार संहिता कर्मचारियों के लिए भी है, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और रूलिंग पार्टी के लिए। रूलिंग पार्टी तब कोई भी चीजें स्कीम, नई स्कीम डिक्लेयर नहीं कर सकती, कोई उद्घाटन नहीं कर सकते, नई घोषणाएं नहीं कर सकते, कोई भी लोक लुभावन चीजें नहीं कर सकते। ये जो लोक लुभावन चीजें नहीं कर सकते, तो डिक्लेरेशन इस प्रकार का, इसको बोलेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करना, सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं करना, सरकारी पैसे से किसी प्रकार की प्रचार की और इसकी व्यवस्था नहीं करना, ये सारी चीजें मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के साथ शुरू होता, ठीक है। एमसीसी नॉमिनेशन फाइल करने का, नोटिफिकेशन नोटिफाइड हो गया तो उसके अंदर डेट, एक डेट होती है नॉमिनेशन फाइल करने की डेट। सबसे पहले नॉमिनेशन फाइल होता है, और नॉमिनेशन फाइल करने के साथ ही अब आपका एक्सपेंडिचर काउंट होने लगेगा, एक्सपेंसेस। जो कैंडिडेट है उसका कैंडिडेचर जो है अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन नॉमिनेशन आपने फाइल कर लिया है, इसका मतलब आप प्रचार कर सकते हो, ठीक है। प्रचार करने की, प्रचार तो आप पहले भी कर सकते हो, लेकिन प्रचार में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो काउंट होना शुरू हो जाता है, यहां से एक्सपेंसेस काउंट होना शुरू हो जाते हैं। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है, तो यहां पर कभी सवाल बनता है तो आप थोड़ा सा संभल के लिखिएगा, ठीक है। फिर डेट आती है स्क्रूटनी की डेट, इसके बाद स्क्रूटनाइज होते हैं सारे जो नॉमिनेशन आए हैं, वो स्क्रूटनाइज होते हैं। स्क्रूटनाइज होने के बाद में फिर पब्लिकेशन ऑफ वैलिड कैंडिडेट्स। तो जो वैध, मतलब वैध नॉमिनेशन होंगे जिनके इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो उसका डेट होगा, उसमें वो पब्लिकेशन होगा, उसका, उसकी सूची बनेगी, वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद नाम वापस कर, आप वापस अपना नाम ले सकते हैं, विड्रॉ करने का, विड्रॉ करने का डेट होता है, तो अपना नॉमिनेशन वापस लेने का, विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन। विड्रॉवल नॉमिनेशन के बाद में फिर लास्ट में डेट बन की लिस्ट पब्लिकेशन होगा, उस सूची का पब्लिश होगी जो फाइनल कैंडिडेट बचे हैं जो कॉन्टेस्ट करेंगे, अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं। फाइनल लिस्ट जो ईवीएम पे चिपकेगा, ईवीएम पे इतने बटन होंगे और इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये फाइनल पब्लिकेशन। इसके बाद जो डेट होती है वो इलेक्शन की डेट होती है, और उसके बाद रिजल्ट का डेट होता है, जिस दिन काउंटिंग होती है, तो रिजल्ट डेट। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो रही है, वहां से लेकर के रिजल्ट वाले डे तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। इसलिए बोलते हैं कि अब चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए अब ट्रांसफर नहीं होंगे, अब फलाना नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। आपको कारण समझ में आ गया ना। और कभी एमसीसी लिखने का आ जाए अलग से ही कि क्या होता है एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है और ये कैसे काम करता है, तो उसमें भी आप आंसर प्रॉपर लिख पाएंगे। और क्योंकि मैं तो खुद इलेक्शन लड़ा हूं, तो मैंने लोकसभा भी लड़ा, विधानसभा भी, तो मैं उस प्रोसेस को डीप में वो देखता था। और मैंने खुद ने फॉर्म भरे, हाँ दूसरे लोग वकीलों के माध्यम से जाते हैं, एडवोकेट्स भरते हैं उनका, मैं तो खुद ही भरता था। मैं अपने खर्च का ब्यौरा भी खुद ही करता था, एक्सपेंसेस खुद ही। हर तीसरे दिन आपको एक्सपेंसेस को शो करना पड़ता है। 3 तरह के ऑब्जर्वर होते हैं वहां पर। एक जनरल ऑब्जर्वर होता है जो आउटसाइड स्टेट से आता है, उस स्टेट का नहीं होता। मध्य प्रदेश में
51-52 जिले हैं तो 52 ऑब्जर्वर जो है बाहर से आएंगे। 51 है तो 51 ऑब्जर्वर बाहर से आएंगे। 51 ऑब्जर्वर दूसरे स्टेट से आएंगे, मध्य प्रदेश के नहीं होंगे। ये सीनियर आईएएस होते हैं, लगभग 10-15 साल पुराने आईएएस होते हैं और वो जनरल ऑब्जर्वर होते हैं। वो आरओ को, एआरओ को, डीईओ को, इन सबको ऑब्जर्व करते हैं या प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है किसी कैंडिडेट को या फिर वोटर में से, इलेक्टर में से किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसको रिपोर्ट कर सकता है, ग्रीवांस कर सकता है, तो रिड्रेसल करते हैं। ठीक है, ग्रीवांस रिड्रेसल उनके माध्यम से होता है। या कई बार वो सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या सीईओ एमपी, कई बार सीईओ एमपी को भी बाईपास कर जाते हैं, सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या ईसीआई बोल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उनका अपॉइंटमेंट होता है, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होता है ओनली फॉर इलेक्शन। पुलिस ऑब्जर्वर होते हैं, वो आईपीएस होते हैं, उनका काम होता है जो पुलिस चेकिंग कर रही है, वाहनों की चेकिंग होती है। आप जानते हैं व्हीकल में से कैश बरामद किया जाता है, कहीं शराब बट रही है तो गाड़ी जब्त कर लेते हैं, तो वोटर को लुभा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पुलिस का जहां जहां काम होता है उसको प्रॉपर पुलिस ठीक से कर रही है कि नहीं, वहां का आईपीएस, वहां का एसपी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आउटसाइडर यानी स्टेट से बाहर का, एमपी में हो रहा है तो महाराष्ट्र के, बिहार के, तो जो 51 आईपीएस होंगे वो हो सकता है कि 6-7 स्टेट से, 7-8 स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से बुलाए गए हों और इस तरह से इकट्ठे किए जाते हैं। तीसरा होता है फाइनेंशियल ऑब्जर्वर, फाइनेंस ऑब्जर्वर, वो आईआरएस होता है, इनकम टैक्स का आईआरएस भी हो सकता है, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज का आईआरएस भी हो सकता है। जनरली प्रेफर किया जाता है आईआरएस आईटी, इनकम टैक्स, और वो चेक करता है एक्सपेंसेस को, और एक्सपेंसेस जो सबमिशन हुआ है हर तीसरे दिन जो है हर कैंडिडेट को अपने खर्च का ब्यौरा देना पड़ता है, एक्सपेंसेस का डिटेल्स जो है वहां सबमिट कराना पड़ता है। जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होता है उसी दिन कुछ डॉक्यूमेंट कैंडिडेट को दे दिए जाते हैं, उसमें एक रजिस्टर भी होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर, आपका जो चंदा आया सोर्स क्या था, कहां से आपको पैसा मिला, उसका सोर्स का नाम, इधर एक्सपेंडिचर, आपने खर्च किस में किया, झंडे में कितना किया, बैनर में कितना किया, लाउड स्पीकर में कितना किया, लोगों को नाश्ता कराने में कितना किया, चुनाव के लिए वाहन को किराया लेने में और ड्राइवर को कितना पे किया, तो उन सबके सिग्नेचर, बिल, वाउचर वो सब लगते हैं। ये सारे जो खर्च हैं वो टोटल खर्च जो 15 लाख 25 लाख जो भी सीमा होती है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाएगा तो आप उस बेस पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आरपीए 1951 अमेंडमेंट बाद में हुए लेकिन उसके तहत आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो सन 2000 के बाद में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं जिसमें सीमा भी निर्धारित कर दी है कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म लिखोगे तो बहुत मसाला आपको यहाँ इसमें से मैंने दे दिया आपको, ये सब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के पार्ट भी हैं। और इलेक्शन प्रोसेस किसी दिन आपसे पूछ ले कि भारत में इलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है तो वो भी आप आसानी से बता पाओ। ठीक है, तो ये जो है खर्च को प्रस्तुत करना, और फिर खर्च को ऑब्जर्व कौन करता है, वो ऑब्जर्वर, फाइनेंशियल ऑब्जर्वर, फाइनेंस ऑब्जर्वर। तो 3 तरह के ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब हमारी जो इलेक्शन प्रोसेस है बड़ी ट्रांसपेरेंट बना के रखी जाती है, ट्रांसपेरेंट नहीं भी है तो भी बना के रखी जाती है, क्योंकि वो आउटसाइडर आके बैठ जाते हैं और वो थोड़े सीनियर भी होते हैं, 1-2 साल 4 साल। तो ये जो कलेक्टर होता है वो जूनियर होता है, आईपीएस होता है वो जूनियर होता है, और कई बार प्रमोट ही होता है, कोई बोंदू टाइप का भी है तो भी उससे काम कराया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे तरह तरह के ऑफिसर होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सारे स्मार्ट नहीं होते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। और फिर इलेक्शन, और देन रिजल्ट, काउंटिंग। काउंटिंग में कई बार ऑब्जर्वर चेंज हो जाते हैं क्योंकि बीच में किसी को कोई काम है या और भी कहीं इलेक्शन है तो उनको वहां भेज दिया। काउंटिंग के टाइम पे वैसे ऑब्जर्वर बिल्कुल लास्ट में रिजल्ट तक रुकता है, जनरली ऑब्जर्वर को रुकना होता है, सारे ऑब्जर्वर को बीच में चेंज किया जा सकता है कुछ कंडीशन। तो ये मैंने आपको पदाधिकारी बता दिए। चुनाव वाले दिन जो काम होगा वो एक दिन पहले, 48 घंटे पहले चुनाव खत्म होने के टाइम से एमसीसी के हिसाब से
जो है लाउड स्पीकर, इस माध्यम से प्रचार बंद हो जाता है, शोरगुल बंद हो जाता है। तो अगर मान लिया जाए आज 13 तारीख, आज अगर मान लिया जाए 20 तारीख है और आज 5:30 बजे चुनाव खत्म होने वाला है, तो 18 तारीख के 5:30 बजे तक चुनाव जो है, प्रचार जो है वो थम जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में 3:30 बजे के हिसाब से, 3 बजे के हिसाब से वहां सुबह चुनाव जो है और 5 बजे शुरू कर दिया जाएगा और शाम के 3 बजे तक। हमारे यहाँ 7 बजे शुरू होगा तो शाम के 5 बजे तक। तो इस तरह से जो है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन ड्यूटी में जो लोग लगे रहते हैं उनमें मैं आपको बता देता हूं, पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं और साथ में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी। किसी पोलिंग बूथ पे जब आप जाते हैं तो वहां पर जो सबसे मुख्य अधिकारी होता है उसका नाम होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। उसके अंदर पोलिंग ऑफिसर नंबर 1, पोलिंग ऑफिसर नंबर 2, पोलिंग ऑफिसर नंबर 3, ऐसे पोलिंग ऑफिसर होते हैं, मतदान अधिकारी होते हैं। आप भी रहे हैं? अच्छा, P1 रहे हैं। क्या काम करते हैं P1? वो तो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और टिक लगाते हैं जैसे। यस। और ये एपिक कार्ड को देखेंगे, उसको पहचानेंगे। तो P1 जो होता है पीठासीन पोलिंग ऑफिसर नंबर 1, मतदान अधिकारी नंबर 1, वो फेस रिकॉग्नाइज करता है, उससे वोटर आईडी से उसके पास लिस्ट में, उसके पास भी वो लिस्ट होती है, मतदाता सूची, जिसमें कि इलेक्टोरल रोल, जिसमें फोटो होता है, उससे मैच करता है। एजेंट से लगभग वो कंफर्म करवा लेता है कि यही व्यक्ति हैं। तो पोलिंग एजेंट साइड में बैठे रहते हैं, लगभग वो उसको कंफर्म करते हैं और इस तरह से वो फिर नंबर 2 वाला निशान लगाता है शाही का, वो टिक करता है और 3rd वाला उसको जारी करता है, बैलेट जारी करता है। ठीक है, तो वो अंदर जाकर के बटन दबाता है। ठीक है, तो ये है प्रोसेस पूरा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसका इंचार्ज होता है उस बूथ का। उसके ऊपर जो होते हैं वो जो टीम है, घूमने वाली टीम होती है, जो कि बकायदा 10 या 12 पोलिंग बूथ को देखती है। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट उनको कहते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट। जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, स्टेट सर्विस के जो दूसरे अधिकारी होते हैं उनको सेक्टर मजिस्ट्रेट्स बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से काउंटिंग में काउंटिंग ऑब्जर्वर, काउंटिंग ऑफिसर एंड काउंटिंग एजेंट्स ऑल्सो। पोलिंग एजेंट्स होते हैं जो पोलिंग में बैठते हैं, उनको पोलिंग एजेंट्स कहते हैं, जो पार्टीज की तरफ से बैठते हैं। और जो काउंटिंग में बैठते हैं पार्टीज की तरफ से कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेशन में, कई बार कैंडिडेट खुद भी बैठ सकता है, लेकिन चूंकि इतने सारे काउंटिंग जो है वो होते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, विंडो होती हैं, काउंटिंग विंडो होती हैं अलग अलग। तो इतने जगहों पर एक ही कैंडिडेट तो नहीं बैठ पाएगा, तो कई बार वो एजेंट नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है उसके सिग्नेचर से। उसके एक सैंपल सिग्नेचर होते हैं कैंडिडेट के, जिसकी फोटोकॉपी होकर के सभी लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो वो लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये सिग्नेचर उसके हैं कि नहीं। तो आपको वहीं जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं वहीं आपके एक सैंपल सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। वो सैंपल सिग्नेचर ही फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारे पोलिंग स्टेशन पे और सारे काउंटिंग स्टेशन पे। मैंने एक तरह से चुनाव ही करवा दिया आपके सामने। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना, हम लोग ड्यूटी भी कर चुके हैं और मैं खुद भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ एज ए कैंडिडेट, तो मुझे वो सारी चीजें, प्रक्रिया। इसके बीच में एक और लिस्ट बना लीजिएगा, वो नेशनल पार्टी, डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी। क्षेत्रीय पार्टियां क्या होती है, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनकी मान्यता कैसे मिलती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर ये होमवर्क मैंने जो दिया है ना, आपने अगर कर लिया तो इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन रिफॉर्म, है ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म, इससे रिलेटेड कोई मुद्दा ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप को कोई परेशानी आए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इतनी जो है स्टडी आपकी होनी चाहिए। तो सब होमवर्क करिएगा। हाँ, नहीं, आरटीआई नहीं होगा इसमें। आरटीआई इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन माना जाता है और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं सीधा। अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी कुछ हो रहा है और कहीं पे भी कुछ गड़बड़ है, तो आप उसकी शिकायत, तो 2 प्रकार के ऑफेंसेस है, ऑफेंसेस भी लिख लीजिएगा, 2 प्रकार के क्राइम।
एक है मिसकंडक्ट, भ्रष्ट आचरण, करप्शन इन इलेक्शन, करप्ट बिहेवियर, बल्कि उसको लिख दीजिए मिसकंडक्ट के बजाय करप्ट बिहेवियर, भ्रष्ट आचरण। और दूसरा है इलेक्शन ऑफेंसेस, यानी कि क्राइम, चुनाव अपराध। सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ क्राइम। फर्स्ट है भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिसेस। अब कुछ आचरण ऐसे हैं कि वो ठीक नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो जो है वो भी हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन भी सुन सकता है उसको, ईसीआई में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो वैसी नहीं है। कैसी हैं? जैसे आपने कुछ इस प्रकार की गलतियां कर दी कि वोटर्स को आप अपनी गाड़ी में बिठा के लाए, क्योंकि जबकि अंदर वोटर को आप नहीं ले जा सकते। आपने चुनाव चिन्ह लगा रखा था और आप अंदर तक घूम के आ गए, जबकि आप अंदर तक चुनाव चिन्ह को नहीं ले जा सकते। तो ऐसी जो गड़बड़ियां होती हैं चुनाव में, वो करप्ट प्रैक्टिस, भ्रष्ट आचरण होता है। उसके लिए भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 6 महीने से ज्यादा डिस्क्वालीफाई नहीं करते जनरली। पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, थोड़ा टेक्निकल है, पढ़िएगा तो आएगा। आरपीए में ये सब चीजें, और इलेक्टोरल क्राइम में दोनों चीजें लागू होगी। वो आरपीए 1951 के तहत भी आपको प्यूनिटी होगा और आईपीसी के थ्रू भी होगा, ठीक है। और ऐसे में आपका चुनाव रद्द हो जाए, और ऐसे में अगर चुनाव रद्द होता है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं उसमें। जैसे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है, तो वहां अगर चुनाव रद्द हो गया तो अभी बाई इलेक्शन नहीं होगा या फिर से री इलेक्शन नहीं होगा। अभी क्या होगा, अभी वहां 229 ही सीटें जाएंगी, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। तो क्राइम भी दो तरह के वो है। एक में क्राइम ही हो गया ना, आपने बूथ कैप्चरिंग कर लिया, बूथ को ही कैप्चर कर लिया, सामने वाले कैंडिडेट को ही गोली मार दी, तो ये तो आईपीसी भी लगेगा, 302 भी लगेगा और आरपीए 1951 भी लगेगा, और अब वहां पर इलेक्शन बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। वो बाद में देखा जाएगा, पोस्टपोन ही हो जाएगा, मतलब वो बाद में उसके रिजल्ट आएंगे। कई बार रिजल्ट लोग लिए जाते हैं क्योंकि मशीनों में गड़बड़ी, या वाकई में कोई मशीन लेके ही भाग गया, तो अब रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट बाद में आएगा। तो ये जो इस प्रकार के क्राइम होते हैं, एक तो ये क्राइम में आ जाएगा, और वो आएगा भ्रष्ट आचरण, कि आप चुनाव में घोषणा कराए कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी के आपके यहाँ ये करा देंगे, जबकि आप घोषणाएं नहीं कर सकते। तो ये थोड़े से दूसरे प्रकार के हैं। इसमें भी बार होता है, वो उस आदमी को वंचित किया जाता है चुनाव लड़ने के लिए 6 महीने के लिए या ऐसे, तो निर्धारित होता है। तो इन सब के लिए जुरिस्डिक्शन का कभी भी बात आए तो कहिएगा हाई कोर्ट, ना तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना सबऑर्डिनेट कोर्ट जाएंगे, कहां जाएंगे, हाई कोर्ट, रेस्पेक्टिव स्टेट। हाँ, इलेक्शन कमीशन खुद क्वाजी जुडिशियल बॉडी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद पनिश करता है ना कई बार, इसलिए, ठीक है। थोड़ा सा एक और कंफ्यूजन तैयार होता है जब हम पंचायत इलेक्शन की बात करें, तो पंचायत हम कल देखेंगे पूरा, लेकिन आज मैं इलेक्शन ऑफिसर्स की बात कर लेता हूं। दरअसल पंचायत राज अधिनियम जो है 73rd और 74th जो अमेंडमेंट है 1992 का, 93 में सिग्नेचर हुए थे राष्ट्रपति के, तो वो इनेक्टमेंट जो है 93 माना जाता है। इसके तहत एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होती है, और ये जो होगा ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होगा, और वो एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा। तो अभी जो मध्य प्रदेश में आपने लोकल बॉडीज के इलेक्शन देखे, अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज के, हम लोगों ने भोपाल में भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन किया, तो कल हम बात करेंगे इसकी। लेकिन ये जो होता है तो इसके लिए पढ़ के आइएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बिल्कुल अलग चीज होती है। कई लोग सीईओ एमपी के साथ जोड़ देते हैं,
कि वो जो सीईओ एमपी हैं वही लगभग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि सीईओ एमपी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, फंक्शनल पोस्ट है ओनली, और टेम्परेरी है, जबकि उसका एक टेन्योर है और वो अपॉइंटेड बाय गवर्नर। उसको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर, एंड रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, रिमूवल उसका जो होगा वो किस हिसाब से होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो पंचायत राज अधिनियम के तहत अर्बन और लोकल बॉडीज के इलेक्शन संपन्न कराएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जबकि राज्य विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। राज्य विधानसभा, लोकसभा, एमएलसी यानी कि काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पर हैं, राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये कौन करता है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकसभा अध्यक्ष का और वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इनके नहीं करता, ध्यान रखें। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव में कोई रोल नहीं होता है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। स्पीकर के चुनाव में नहीं होता। कई लोग यही तो कंफ्यूजन, यही तो सवाल पूछते हैं वो परेशान करने के लिए, तो थोड़ा सा इन चीजों को समझिएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत वाला भी पढ़ सकते हैं आप लोग, और भी कोई किताब आपके पास है वो पढ़ सकते हैं, हमारा नोट्स देख सकते हैं। बाकी मैंने जो आपको बताया इन सबके इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे, कहां पर? गूगल में। तो गूगल में इन्फोग्राफिक्स निकालिए, शॉर्ट में जो नोट्स दिए हुए बस उन्हीं को नोट डाउन करिए, बट पढ़ लीजिए, बाकी गाइडेंस तो आपको मिल गया। तो चलिए आज की बात खत्म करते हैं, शांति पाठ। ओम देव